हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं कलाम सिविल सर्विस से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज 6 जनवरी 2023 आज के अपन करंट अफेयर्स के प्रश्नों पे चर्चा करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा। यदि आप सड़क पे सफ़र करते हैं, दोस्तों एग्ज़ाम का समय चल रहा है, सड़क पे सफ़र करना तो बनता है दोस्तों, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा, सेफ्टी बनाए रखिएगा। यदि आप सड़क पे सफ़र करते हैं गाड़ी लेकर, तो अपनी लेन में चलें मित्रों, लो बीम का प्रयोग करें, लाइट का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा मित्रों, और जो डीप लगी होती हैं उनका यूज़ करें। दूसरे वाहन से उचित दूरी बनाए रखें। दोस्तों, थोड़ा सा भी कोहरा का थोड़ा ज़्यादा हो गया मित्रों, इस वजह से आपका थोड़ा सा सेफ्टी करना बनता है। चलते हैं, आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं मित्रों। आज के प्रश्नों का देखेगा, हम कल के जो प्रश्न थे उनके रिवीजन से शुरुआत करते हैं मित्रों। कल हमने पढ़ा था, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने सिरोही जिले में माउंट आबू स्थित ब्रह्मा कुमारी जी संस्थान में आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की थीम के तहत आध्यात्मिक सशक्तिकरण से स्वर्णिम भारत का उदय सम्मेलन को संबोधित किया मित्रों। हमने कल ये प्रश्नों पे चर्चा करी थी, उनका थोड़ा सा हम रिवीजन कर रहे हैं मित्रों। आगे देखिएगा क्या लिख रहे हैं। आगे मित्रों ये है कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने पाली जिले के रोहट में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने रोहट में विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और उनका क्या किया, अवलोकन किया। आगे देखिएगा मित्रों, राज्य में इससे पहले राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन 1956 में हुआ था मित्रों। इससे पहले 2023 में अब हो रहा है, इससे पहले कब हुआ था, 1956 में हुआ था। ये हमने कल पढ़े थे प्रश्न। राज्य में अब 67 वर्षों के बाद राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन हुआ है। राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022 लागू हो चुकी है दोस्तों। चीन हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। और आपको बता देता हूँ, विश्व का यदि देश पूछा जाए आपसे, तो विश्व का देश कौन सा है, तो विश्व का देश हो जाएगा जर्मनी, जो कि हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत कर चुका है। आगे देखिएगा, वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना होगा क्रूज, पीएम मोदी दिखाएंगे मित्रों हरी झंडी। ऑनलाइन गेमिंग के सट्टेबाजी पर होगी रोक, सरकार ने जारी किया कंपनी के लिए नया ड्राफ्ट। अब देखिएगा आगे थोड़ा सा और, फेम इंडिया फेज सेकंड के योजना के तहत दिल्ली में 50 इलेक्ट्रिकल बसें लॉन्च की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का क्या किया मित्रों, उद्घाटन किया। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला कैप्टन शिवा चौहान अधिकारी बन चुकी है मित्रों। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 3 जनवरी को उद्घाटन पीएम मोदी ने किया मित्रों। आज के करंट की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ मित्रों। देखिएगा आज का जो क्वेश्चन है हमारा, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी रोहट पाली की थीम क्या है दोस्तों। अपने जो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी के अंदर चल रही है, 4 जनवरी से लगाकर 210 जनवरी तक इसका बीच में आयोजन हो रहा है। रोजाना कार्यक्रम होते हैं दोस्तों। आपसे पूछा कि इसका थीम क्या है, तो थीम मित्रों ध्यान रखिएगा, शांति के साथ क्या है, शांति के साथ प्रगति इसका थीम है। कोई भूखा नहीं सोएगा दोस्तों। इंदिरा गांधी रसोई योजना से है, शुद्ध के लिए युद्ध, ये खुद ही एक प्रकार की योजना है दोस्तों, मिलावटखोरी से। हाँ जी, आगे मित्रों बढ़ते हैं। मिशन पालनहार योजना किस जिले में शुरू करी गई है दोस्तों। मिशन पालनहार योजना मित्रों, पालनहार जो योजना थी उससे जो वंचित लोग हैं ना, उनके लिए शुरू करी गई है मिशन पालनहार योजना। तो ये इसका आंसर होगा डूंगरपुर, आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। इससे थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं इस क्वेश्चन से। तो देखिएगा, राज्य सरकार की पालनहार योजना से वंचित लोगों को जोड़ने के लिए डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा मिशन पालनहार शुरू किया जाएगा। जिला कलेक्टर श्री लक्ष्मी नारायण मंत्री के अनुसार यह विशेष अभियान 5 जनवरी से दोस्तों शुरू किया गया है। अभियान के तहत विद्यालयों, आंगनवाड़ी और माँबाड़ी केंद्र पर सर्वे किए जाएंगे। इस दौरान पात्र बच्चों को पालनहार योजना से जोड़ा जाएगा मित्रों। अपने बिल्कुल भी समय बिल्कुल आपका खराब नहीं करेंगे, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे मित्रों। हमारे पास कोई ऐड करने का कोई वो नहीं है, तो अपना देख लीजिएगा मित्रों, थोड़ा सा देर हमारे साथ बना रहिएगा। प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत कब की गई है। प्रशासन शहरों के संग अभियान पूछा गया, इसकी जो शुरुआत है कब की गई है मित्रों। देखेगा, इसकी शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 2021 से शुरुआत होती है मित्रों। कब होती है प्रशासन शहरों के संग, 2 अक्टूबर से 2021 से। और 17 दिसंबर
2022 तक इसका ये चलना था, लेकिन इसको अब आगे बढ़ा दिया गया मित्रों। क्या किया गया, इसको बढ़ा दिया गया है। अब ये कब तक है, ये मार्च 2023 तक इसको बढ़ाया गया है। दोस्तों इसकी अपन चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल क्या हुआ था दोस्तों, जो हवा महल जोन पड़ता है जयपुर में, वहाँ पे 1800 पट्टे वितरित किए गए दोस्तों। कितने किए गए, 1800 जो पट्टे हैं ना वो वितरित किए गए। इससे क्या होता है दोस्तों, इससे क्या होता है, इस अभियान से ये फायदा होता है कि जो लोगों काम होते हैं ना वो स्थानीय स्तर पर हो जाते हैं। ये इन जो अभियान होते हैं इनका जो काम, इसका जो ज़्यादा फायदा है दोस्तों, स्थानीय स्तर पर सभी का लोगों का काम हो जाता है। इस वजह से 1800 पट्टे वितरित किए थे हवा महल के अंदर, तो स्थानीय स्तर पर इनका काम सारा संपन्न हो गया था। आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा राष्ट्रीय करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। सर्बिया कोसोवो में विवाद चल रहा है मित्रों। ये सर्बिया कोसोवो में विवाद किस वजह से चल रहा है, देखिएगा सर्बिया और कोसोवो के बीच एक महीनों से चल रही तनाव के युद्ध में बदलने की संभावना है। दोनों सेनाएं सीमा पर आमने सामने आ रही है मित्रों। आगे देखिएगा, सर्बिया ने कोसोवो के साथ लगी सीमा पर अपनी सेना को अलर्ट रहने को कह दिया है। वहीं कोसोवो ने भी अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं, वह भी पीछे हटने को तैयार नहीं है मित्रों। तनाव की स्थिति को देखते हुए यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने तनाव को कम करने का क्या किया मित्रों, आग्रह किया है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखिएगा मित्रों, मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना शुरू की है दोस्तों। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना शुरू करी है। देखिएगा पहला पॉइंट क्या बनता है, मध्य प्रदेश 4 जनवरी मित्रों 2023 को टीकमगढ़ जिले की बकपुरा पंचायत से मुख्यमंत्री आवासीय भूमि योजना का शुभारंभ करा है। आगे इसका पॉइंट यह है मित्रों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चयनित हितग्राहियों को आवासीय भूमि के निःशुल्क पट्टे वितरित किए। योजना के अंतर्गत प्रदेश भर से 14 लाख लोगों को आवेदन प्राप्त हुए थे दोस्तों। आगे मित्रों बढ़ रहे हैं, एनजीएल और एचपीसीएल ने हरित ऊर्जा परियोजना विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब देखिएगा, आप सोच रहे हो सर एनजीएल और एचपीसीएल है क्या, तो एनजीएल का देखिएगा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और हरित, इसका एचपीसीएल का है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड दोस्तों की रिफाइनरियों और उसके अन्य व्यावसायिक इकाइयों के लिए नवीनीकरण ऊर्जा आधारित बिजली परियोजना के विकास के लिए एचपीसीएल के साथ क्या किया मित्रों, एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते पर 3 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में नीरज शर्मा वित्त प्रमुख एनजीएल और शुभेंद्र गुप्ता कार्यकारी निदेशक जैव ईंधन और नवीनीकरण एचपीसीएल द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे मित्रों। आगे बढ़ रहे हैं, साइलेंट वैली मित्रों इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा थोड़ा सा एग्जाम के लिहाज से। साइलेंट वैली नेशनल पार्क में पक्षियों की 141 प्रजातियों की पहचान करी गई है। अब आगे देखिएगा, इसके थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। वो क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं मित्रों, अब देखिएगा वो क्या है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क में पिछले महीने पक्षियों की 141 प्रजातियों की पहचान की गई है, जिनमें से 17 पक्षियों की नई प्रजातियां थी मित्रों। साइलेंट वैली में पक्षियों की कुल 175 प्रजातियां देखी गई है। 27, 28 और 29 दिसंबर 2022 को साइलेंट वैली में पक्षी सर्वेक्षण किया गया था और साइलेंट वैली में पहले पक्षी सर्वेक्षण की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया गया था मित्रों। आगे बढ़ रहे हैं और थोड़े से पॉइंट देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है मित्रों। पश्चिमी सर्वेक्षण पहली बार दिसंबर 1990 के अंतिम सप्ताह में किया गया था। हालांकि कोविड-19 के कारण मित्रों दिसंबर 2020 में वर्षगांठ नहीं मनाई गई थी। वर्षगांठ इसकी नहीं मनाई गई थी मित्रों। पीके उत्मन और सी सुशांत अनुभवी वर्ड्स 7वें सर्वेक्षण दल के एकमात्र सदस्य थे जिन्होंने 1990 में आयोजित पहले सर्वेक्षण में भी भाग लिया था मित्रों। 2006 में किए गए सर्वेक्षण से 139 पक्षियों की पहचान की गई है और 2014 में किए गए सर्वेक्षण में प्रजातियों की संख्या 142 हो गई है। क्रिसमस समर्थित सनबर्ड, पीले भूरे रंग की बुलबुल, काली बुलबुल, भारतीय सफेद आंख जैसे पक्षी इसके अंदर देखे जा सकते हैं। आगे मित्रों बढ़ रहे हैं, भारत ने एशिया प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व संभाला मित्रों। अब ये क्या है देखिएगा, भारत इस महीने से एशिया प्रशांत डाक संघ APPU दोस्तों का नेतृत्व संभालेगा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है बैंकॉक थाईलैंड में दोस्तों इसका मुख्यालय है। अगस्त सितंबर 2022 के दौरान बैंकॉक में आयोजित 13वीं APPU कांग्रेस के दौरान हुए सफल चुनावों के बाद डाक सेवा बोर्ड के पूर्व सदस्य डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह 4 वर्षों के कार्यकाल के लिए संघ के महासचिव पदभार संभालेंगे मित्रों। आगे बढ़ रहे हैं, राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ओडिशा सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी मित्रों। ओडिशा सरकार एक
वर्ष के लिए मुफ्त चावल बांटेगी मित्रों। क्या देखिएगा, राज्य सरकार द्वारा बीपीएल परिवार मित्रों, बीपीएल परिवार में रहने वाले लोगों को प्रति माह 5 किलो चावल उपलब्ध होगा दोस्तों, बिलो पावर बीपीएल परिवारों के लिए योजना चलाई गई है। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत एक और वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान किया जाएगा। यह मुफ्त चावल जनवरी से दिसंबर 2023 तक मिलेगा मित्रों। जनवरी से लगाकर जो नया साल एक बोल रहे हैं वो जनवरी से लगाकर दिसंबर 2023 तक उसकी गणना की जाएगी। मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? नवीन पटनायक है। नवीन पटनायक ने मुफ्त चावल उपलब्ध कराने की घोषणा की है, जिसके तहत प्रति व्यक्ति माह 5 किलो चावल उपलब्ध होगा। इसके लिए राज्य सरकार 185 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वर्ष 2018 से राज्य खाद्य सुरक्षा हितग्राहियों को मुफ्त चावल मिल रहा है मित्रों। कोविड के समय हितग्राहियों को चावल के साथ दाल भी मुफ्त मिलती थी दोस्तों। जब कोविड था उस समय क्या हो रहा था, उस समय मित्रों, उस समय चावल के साथ दाल भी मुफ्त मिलती थी। आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दीदी सुरक्षा कवच, दोस्तों दीदी का मतलब होता है कि दीदी है ना, दीदी का सुरक्षा कवच, ये दोस्तों बंगाली भाषा में लिखा हुआ है इसलिए थोड़ा सा, हाँ जी, दीदी का सुरक्षा कवच क्या अभियान शुरू किया गया। इस साल होने वाले पश्चिमी बंगाल पंचायत चुनाव को देखते हुए सत्तारूढ़ टीएमसी ने, दोस्तों आपको पता है वहाँ पे सत्ता कौन किसकी है? टीएमसी सरकार है दोस्तों। टीएमसी सरकार की कौन है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। नए अभियान शुरू किए गए हैं। इस अभियान को दीदी सुरक्षा कवच नाम दिया गया मित्रों। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे भारत में टीएमसी सरकार के खिलाफ बेबुनियाद अफवाहें फैलाई गई है। देश में एकता संघीय ढांचे का मजबूत करना चाहती है। उन्होंने भाजपा और वाम दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि राम वाम अब एक हो गए हैं मित्रों। आगे बढ़ रहे हैं। गोवा के मोप्पा एयरपोर्ट का नाम होगा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों ये मनोहर पर्रिकर हैं, ये आपको पता है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व रक्षा मंत्री एवं गोवा के 4 बार मुख्यमंत्री, दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है, 4 बार मुख्यमंत्री रहे दिवंगत, दोस्तों इनकी अभी दिवंगत मनोहर पर्रिकर की स्मृति में मोप्पा स्थित ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोप्पा करने को मंजूरी प्रदान करी गई। दोस्तों थोड़ा सा तथ्य या ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। सरकारी बयान के अनुसार गोवा राज्य के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप राज्य के मुख्यमंत्री गोवा के मोप्पा स्थित ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दोस्तों मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोप्पा के रूप में करने के प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के सर्वसम्मत निर्णय की जानकारी दी है मित्रों। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको अच्छे से दोबारा देख लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष होंगे कुलदीप सिंह पठानिया। दोस्तों कुलदीप सिंह पठानिया क्या होंगे? विधानसभा के नए अध्यक्ष होंगे हिमाचल प्रदेश के। 5वीं बार विधायक कुलदीप सिंह पठानिया को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 16वां अध्यक्ष चुना गया। इस दौरान प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार ने सदन की कार्यवाही का संचालन किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है हिमाचल प्रदेश के मित्रों? हाँ जी, हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहला प्रस्ताव पेश किया कि कुलदीप सिंह पठानिया विधानसभा अध्यक्ष होंगे। इसका अनुमोदन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भाजपा विधायक दल की ओर से किया मित्रों। आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर, दोस्तों जो मैथिली ठाकुर आप देख रहे हो तस्वीर के अंदर, ये थोड़ा दोस्तों अच्छे गायकार भी हैं। मैथिली ठाकुर को बनाया बिहार स्टेट का मित्रों क्या बनाया? आइकॉन बनाया चुनाव आयोग ने। दोस्तों अब इतनी छोटी उम्र में इतने ऊंचे पायदान पे पहुंच चुके हैं मित्रों ये मैथिली ठाकुर। देखेगा भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार की लोक गायिका, दोस्तों बिहार की रहने वाली है लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अपना स्टेट आइकन बनाया है। निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया। मैथिली ठाकुर को आइकन बनाने का प्रस्ताव राज्य निर्वाचन कार्यालय ने दिया था। मैथिली ठाकुर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं के बीच जागरूकता अभियान चलाएगी। बता दें कि इससे पहले साल 2019 में मैथिली और उनके 2 भाइयों को चुनाव आयोग द्वारा मधुबनी का एम्बेसडर बनाया गया था। दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 की घोषणा। दोस्तों 17वें जो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार है 2023 की घोषणा हो चुकी है। देखिएगा मित्रों 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार PBSA का ऐलान कर दिया गया है। इन पुरस्कारों के लिए 27 अप्रवासी भारतीयों को चुना गया है। यह प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है जो विदेशों
में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। इस बार प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के दोस्तों इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में हो रहा है। 8 जनवरी से लगाकर 10 जनवरी के बीच में होगा। आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा आगे, मणिपुर में मनाया गया इमोइन इर्तपा महोत्सव। दोस्तों मणिपुर में यह महोत्सव मनाया गया है। देखिएगा, इमोइन दिवस मणिपुर में मैतेई सांस्कृतिक अनुष्ठान के एक भाग के रूप में मनाया जाता है। इमोइन दिवस पर पारंपरिक त्यौहार वांशिक के मैतेई चंद्र महीने के 12वें दिन मनाया जाता है। दोस्तों हर साल इस दिन घाटी के लोग इमोइन इर्तपा अनुष्ठान के भाग के रूप में विषम संख्या में व्यंजन परोसते हैं। वे मणिपुर के इमोइनी इराटपा को स्वास्थ्य, समृद्धि, प्रचुरता और घरेलू व्यवस्था की देवी के रूप में मानते हैं। दोस्तों मणिपुर के फिलहाल सीएम कौन है? हाँ जी, सीएम आपके हैं वीरेंद्र सिंह। कौन है मित्रों? वीरेंद्र सिंह सीएम है। वो इस संस्कृति को बचाए रखने के लिए इस प्रोग्राम का दोस्तों क्या किया है, इन्होंने आयोजन करवाया है। आगे देखिएगा दोस्तों, हमने कल क्वेश्चनों की बात करी थी, जो कि क्वेश्चन किसी साथी ने भी अभी तक नहीं दिया है, तो अपन क्वेश्चनों पे थोड़ा सा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु मत्स्य विभाग उदयपुर की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी मित्रों। कब हुई थी? 1982 में हुई थी। प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत किसके द्वारा रचित है? दोस्तों ये प्रसिद्ध जो ग्रंथ है ये पद्मावत, ये 1540 में दोस्तों रचित ग्रंथ है। 1540 के अंदर देखिएगा शेरशाह सूरी का शासक था मित्रों। किसका था? शेरशाह सूरी के समय ये रचित ग्रंथ है। और ये जो रचित ग्रंथ है पद्मावत, बता देता हूँ, अवधी भाषा में लिखा हुआ है। कैसा दोस्तों? ये अवधी भाषा में लिखा हुआ है। ये लिखा किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा हुआ है। महोबा या तुमुल का युद्ध कब हुआ था? महोबा या तुमुल का युद्ध होता है 1182 ईस्वी में। ये होता दोस्तों परमर्दी देव, सुना होगा आपने, परमर्दी देव चंदेल के मध्य। दोस्तों इसके सामने कौन थे? हाँ जी, पृथ्वीराज तृतीय थे। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे इसके सामने। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा मित्रों। इसके अंदर जो परमर्दी देव के दोस्तों सेनापति थे आल्ला व उद्दल, आल्ला व उद्दल मारे गए थे, आल्ला व उद्दल। ठीक है, इसके अंदर शहीद हो जाते हैं। तो महोबा या तुमुल का युद्ध आपको याद रहना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे आरबीआई कहते हैं दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो 1949 में होता है दोस्तों। यदि इसकी मैं स्थापना की बात करूं आपके सामने, स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है मित्रों। कब होती है? 1935 में इसकी स्थापना होती है। भारतीय विदेश नीति का शिल्पकार किसे कहा जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है भारतीय विदेश नीति का शिल्पकार। अब देखिएगा इस समय क्या होता है? पंचशील समझौता होता है, पंचशील समझौता भी होता है दोस्तों इस समय। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है? सिंधु नदी जल जो विवाद चल रहा था उसकी भी समस्या का निराकरण हो जाता है दोस्तों। और ये गुट निरपेक्षता से संबंधित नेता थे दोस्तों। गुट निरपेक्षता नीति को इन्होंने अपनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट नीति है दोस्तों। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन। आगे देखिएगा मित्रों, आपके लिए कल के लिए क्वेश्चन कौन कौन से हैं। टुडे क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था? दोस्तों जोर दिया गया था। संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? और बीजा और माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? 1303 ईस्वी के चित्तौड़ के युद्ध में रावल रतन सिंह की ओर से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होने वाले प्रसिद्ध सेनापति कौन थे? दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट के क्वेश्चन। तो यदि आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी ये चैनल को बिल्कुल पहुंचाइएगा मित्रों। सभी को नमस्कार, जय हिंद।